नमस्कार भाई सभी को। मैं अरुण कुमार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम अपनी एक सीरीज कर रहे थे आर्मी जीडी और कलरक के बच्चों की और एसएससी जीडी के लिए। तो उसके अंदर हमारी फिजिक्स बची हुई है और ये आज का सेशन जो रहेगा इसके अंदर हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे और इसमें अप्रोक्सीमेट आपके 50 क्वेश्चन ही करवाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस की फाइल बड़ी हो गई इसके अंदर। तो 50 क्वेश्चन आज करेंगे और 50 नेक्स्ट 50 अगली वीडियो के अंदर करेंगे और ऐसे जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे बचे हुए उसको हम अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो भाई इसके अंदर हम अपनी फिजिक्स के क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन इसके अंदर हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1 भाई, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो भाई सेकंड दे रखा है, मीटर दे रखा है, किलोग्राम और एंगस्ट्रम। तो लंबाई को हम किसके अंदर मापते हैं? मीटर के अंदर। लंबाई को हम किसके अंदर मापते हैं? मीटर के अंदर। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड। और भाई मास की जो यूनिट होती है द्रव्यमान की वो किलोग्राम होती है। और एंगस्ट्रम की जो यूनिट एंगस्ट्रम जो यूनिट होती है ये होती है भाई, ये वेवलेंथ की यूनिट होती है लाइट के रिगार्डिंग। जब वेवलेंथ को मापते हैं तो 1 एंगस्ट्रम डिग्री इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है भाई। और किलोग्राम ये मास की यूनिट होती है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। यदि आपसे वजन की ऐसा यूनिट पूछता है, वजन का मतलब क्या है यहाँ पर? वेट। यदि आपसे वेट की ऐसा यूनिट पूछता है तो उसकी रहेगी भाई न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन। इसका सिंबल क्या रहेगा? एन। तो यहाँ पर इस बात में बिल्कुल पजल नहीं होना है। यदि मास की आपसे यूनिट पूछता है, मास, तो रहेगी किलोग्राम। और यदि वेट की यूनिट पूछता है तो रहेगी न्यूटन। यहाँ पर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा बी, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला पर्सन है, वजन की एसआई इकाई बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। मैंने अभी आपको बताया था। तो वजन की इकाई क्या रहेगी? न्यूटन। बाकी देखो, किलोग्राम के अंदर मास को मापते हैं और पाउंड भी वजन की यूनिट है भाई। तो ये सभी नहीं आएगा। इसके अंदर क्या आएगा भाई? वजन की एसआई यूनिट पूछी है तो एसआई यूनिट इसके अंदर क्या आएगी? न्यूटन। इसके अंदर क्या आएगी? न्यूटन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको किलोग्राम कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है सभी ने। अगला आता है नेक्स्ट, निम्न में से सदिश राशि छांटिए। तो सिलेक्ट द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई और एक कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर और स्केलर, इसको बोलते हैं हम सदिश राशि और इसको बोलते हैं हम अदिश राशि। तो सदिश और अदिश के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो सदिश जो राशि होती हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है भाई। और इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन। इसमें परिमाण व दिशा दोनों चीजें होती हैं और इसके अंदर ओनली डायरेक्शन होती है, ओनली डायरेक्शन। इसके अंदर केवल दिशा होती है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड और, सॉरी दिशा नहीं, सॉरी ये गलत हो गया हमारा। इसके अंदर दिशा नहीं, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें केवल अदिश जो राशि होंगी भाई, इसके अंदर केवल ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इसके अंदर केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण। और यहां पर दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये राशियां होती हैं, इनकी अलग अलग ट्रिक भी बता रखी है मैंने। कुछ बच्चे जो ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं उनको। तो देखो, सेलेक्ट द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। दूरी, समय, आयतन और बल। तो इसके अंदर हम लिखेंगे भाई बल। हमारी बल जो होती है इसके अंदर हमारी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी इसके अंदर होता है, दोनों चीजें होती हैं। बाकी जो बच गई है यूनिट, ये यूनिट किसके अंदर आती हैं भाई? ये आती हैं हमारी स्केलर क्वांटिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है भाई, एक एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम मैंने अभी बताया भी था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। ये वेवलेंथ की यूनिट होती है, तरंग धैर्यता को मापने की इकाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आता है, बल की एसआई इकाई बताइए। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। मीटर नहीं, ये तो किसकी है? लेंथ की है। और भाई लेंथ या डिस्टेंस की भी
इसी के अंदर मापते हैं उसको भी। और मीटर स्क्वायर भाई, मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर, ये भी नहीं आएगी हमारी, ये भी नहीं आएगी, तो हमारी बच गई न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। और बल का यदि फार्मूला पूछता है तो F इजिकल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन भाई, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻² डाइन, 10⁻5 डाइन, 10⁻3 डाइन, 10⁻8 डाइन भाई। तो इसका रहेगा 10 की शक्ति 5 डाइन। एक न्यूटन किसके बराबर होता है मेरे भाई? तो एक न्यूटन होता है 10 की शक्ति 5 डाइन के बराबर होता है। ये अगला क्वेश्चन आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई बताइए। तो देखो एसआई यूनिट पूछी है इसने, नॉर्मल यूनिट होती तो बात अलग होती, जैसे सीजीएस भी पूछ सकता है, सीजीएस यूनिट पूछता तो गोस होती, ठीक है भाई। वेबर फ्लक्स की होती है तो टेस्ला, एसआई यूनिट क्या आएगी? टेस्ला, टेस्ला भाई, क्या आएगी भाई? टेस्ला। और 1 गोस जो होता है, एक गोस, ये होता है भाई 10 की पावर 4 टेस्ला के बराबर। गोस जो होती है ये सीजीएस यूनिट होती है चुंबकीय क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र बताइए, व्हाट इज वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर दिया है वर्क एफ इंटू एस। ये तो हमारा हो गया बल का सूत्र, ये हमारा हो गया फोर्स का सूत्र, ये हो गया मोमेंटम का सूत्र भाई, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, और ये हो गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। ये सभी इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन का? सी। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल का सूत्र बताइए, ये बल का भी फार्मूला आ गया यहाँ पर। तो बल का फार्मूला क्या होता है भाई? F बराबर है m इंटू ए। मैंने आपको ये अभी बताया भी था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये कार्य का है, ये बल का है, और m इंटू वी किसका होता है? संवेग का, संवेग का सूत्र होता है भाई ये। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से अदिश राशि छांटिए, सेलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। बल, वेग, त्वरण, चाल। तो देखो जो फोर्स है इसके अंदर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वेग होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा आंसर क्या बच गया भाई? चाल। हमारा आंसर क्या बच गया? चाल। चाल, चाल और वेग, देखो चाल किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकर, टाइम। और वेलोसिटी जो होती है इनकी यूनिट सेम होती है, लेकिन वेग जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे समय। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो पानी, ये यदि नदी है हमारी, इसमें पानी बह रहा है, तो जो पानी बह रहा है वो किसके अंदर मापते हैं? तो वो क्यूसेक के अंदर मापा जाता है। इसके अंदर मापा जाता है भाई? क्यूसेक के अंदर मापा जाता है। तो इसमें 28.317 अप्रोक्सीमेट इतने लीटर पानी होता है एक क्यूसेक के अंदर, एक क्यूसेक के अंदर इतना पानी होता है। देखो वैसे तो लीटर भी यूनिट है, मीटर जो है ये दूरी की यूनिट हो गई, मील। और मील का यदि मैं जिक्र करूं तो एक माइल भी बोलते हैं इसको, एक मील 1.6 किलोमीटर, या 1.6 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई? 1600 मीटर के बराबर। ठीक है, इतनी रनिंग जो है वो डिफेंस सर्विसेज के अंदर, इतने फिजिकल के अंदर आपकी इतनी दूरी तय करनी होती है आपको रनिंग के अंदर। तो ये क्यूसेक हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा भाई, और एक क्यूसेक का मान भी मैंने बता दिया आपको इतना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारसेक किसकी इकाई होती है भाई? पारसेक इज द यूनिट ऑफ न्यूटन, बल, वजन, दूरी। तो न्यूटन फोर्स की इकाई है, और बल जो है ये खुद में इसकी यूनिट नहीं पूछी, पारसेक किसकी इकाई है ये पूछा है भाई। तो ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, ये तो किसी की यूनिट है ही नहीं, खुद में एक फार्मूला है, ये तो आएगा नहीं। और इसकी यूनिट है न्यूटन, ये भी नहीं आएगा। वजन की यूनिट होती है भाई न्यूटन, ये भी नहीं आएगा। तो दूरी बच गया हमारा, दूरी की इकाई भाई, किसकी इकाई होती है भाई? दूरी की, दूरी की इकाई। तो लंबी दूरी जो मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है खगोलीय दूरी,
या जो लंबी दूरी मापी जाती है वो पारसेक के अंदर मापी जाती है। सबसे बड़ी यदि मैं बात करूं तो वो दूरी मापने की इकाई पारसेक है भाई। एक पारसेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 15 मीटर के बराबर, 15 मीटर के बराबर। यदि किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक के अंदर ऐसे ऐसे 3.26 लाइट ईयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाई, एक पाउंड का मान बताइए। तो एक पाउंड का मान देखो इसके अंदर होता है 453.6 ग्राम भाई। तो 453.6 ग्राम ये आएगा इसका आंसर हमारा। 453.6 ग्राम लगभग इतना होता है भाई एक पाउंड का मान ग्राम के अंदर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा का मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को किस में मापा जाता है? तो करंट को किसके अंदर मापा जाता है भाई? ये इकाई पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो यूनिट इसके अंदर देखो, ओहम मीटर जो है ये तो नहीं आएगा, ये तो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है। एमीटर, एमीटर भी नहीं आएगा, ये तो उपकरण होता है भाई। कि इसको मापने वाला उपकरण क्या है? एमीटर। तो भाई गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण होता है। कम विद्युत धारा को जो जनरेटर बनाता है बिजली उसको ये मापता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोई नहीं, क्योंकि विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है भाई? एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं भाई। एंद्रे मैरी एम्पियर ने इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आ गया, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यदि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम मापते हैं जो ज्यादा लंबी दूरी होती है तो इसके अंदर आ जाएगा भाई प्रकाश वर्ष। समुद्री मील या सी मील या नॉटिकल मील, ये भाई समुद्र के अंदर जो जहाज जो यात्रा करता है वो मापी जाती है इसके अंदर। किलोमीटर जो होती है ये दूरी की ही यूनिट है। और भाई एंगस्ट्रम जो होती है ये वेवलेंथ की यूनिट है, तरंग धैर्यता की। प्रकाश वर्ष जो होती है भाई 1 लाइट ईयर, मैंने अभी वैल्यू भी बताई थी आपको। तो वो लाइट ईयर के अंदर खगोलीय दूरी को हम मापते हैं। अगला आ गया, तापमान की एसआई इकाई बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है। तो तापमान की जो एसआई यूनिट रहेगी भाई वो केल्विन रहेगी। बहुत सारे बच्चे डिग्री सेल्सियस कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो इसके अंदर आएगा भाई केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई? ए से डिनोट किया जाता है। तो सेल्सियस, फारेनहाइट, रेकिन और केल्विन हैं ये सभी टेम्परेचर को मापने की, लेकिन एसआई यूनिट पूछी है इसने तो ये रहेगा हमारा केल्विन। अगला क्वेश्चन आता है, आवर्ती की एसआई इकाई बताइए। आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कुल पूरे किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। तो सेल्सियस भाई नहीं, मीटर नहीं, हर्ट्ज। यस भाई ये आंसर हमारा बन गया हर्ट्ज भाई। आवर्ती की एसआई यूनिट क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। हर्ट्ज को कैसे डिनोट किया जाता है? एच जेड से हम डिनोट करते हैं। और 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज के अंदर कितने हर्ट्ज होते हैं भाई? 1000 हर्ट्ज होते हैं, एच जेड होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई बताइए। तो फ्लक्स देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की हो गई या चुंबकत्व की हो गई। गो सीजीएस यूनिट होती है चुंबकत्व की। वेबर यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या रहेगी? वेबर। इसको डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं भाई, डब्ल्यू बी से डिनोट कर। नेक्स्ट आता है, प्रतिरोध की एसआई इकाई बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? फेराड नहीं, वोल्ट नहीं, ओहम। यस ओहम। इसके अंदर क्या आएगा भाई? ओहम। ओहम का सिंबल क्या होता है? ओमेगा, ये सिंबल होता है भाई। ये प्रतिरोध की इकाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बताइए। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी हमारी? ओहम मीटर। क्योंकि इसके अंदर लेंथ एडिशनल होती है, मतलब ऐड हो जाएगी लेंथ इसके अंदर। तो रेसिस्टेंस इनटू लेंथ, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए तो भी यही आंसर हमारा रहेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई? ओहम मीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है,
एक प्रकाश वर्ष का मान बताइए। तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है भाई लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मैंने अभी पहले आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ओहम, मीटर, वाट, हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी होती है भाई? ये होती है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की। वाट किसकी होती है? पावर की। और इसने पावर ही पूछा है, तो भाई ऐसे याद रख लेंगे, जिसमें पावर होती है वो सब की वाट लगा सकता है। तो वाट यहाँ पर पावर की यूनिट क्या बनेगी मेरे भाई? वाट। इसको डब्ल्यू से हम क्या करेंगे? डिनोट। मीटर किसकी होती है? ये लेंथ की होती है। ओहम किसकी? प्रतिरोध की होती है। तो हमारा आंसर क्या बन गया? सी। अगला क्वेश्चन है, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया क्या चीज होती है भाई? इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा भाई। तो ये पहला नियम होता है गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, ये न्यूटन ने नियम दिए थे। 3 नियम हैं भाई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को क्या बोल लेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन आता है भाई, किस नियम को चोट का नियम कहते हैं? मतलब विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंजुरी? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का कोई नहीं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और भाई ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और भाई ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसमें चोट का जो नियम रहेगा वो हमारा दूसरा रहेगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ मोमेंटम, इसे चोट का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैरना किस नियम से संबंधित है? तो देखो, तैरने के अंदर क्या होता है, जब हम तैरते हैं तो तैरेंगे तो हम पानी को पीछे हटाते हैं तैरते टाइम। जैसे हम हाथ ऐसे मारते हैं पानी के अंदर, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे धकेलते हैं और हम खुद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? इसके अंदर आ जाएगा हमारा तीसरा नियम। ये एक्शन रिएक्शन लॉ पर आधारित है, तीसरे नियम के ऊपर डिपेंड करता है। रॉकेट लॉन्चिंग है, तोप चलाना है, बंदूक से फायर करना है, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी करके और वो एक पीछे झटका मारती है बंदूक, वो भी कौन सा होगा? वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है भाई। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा थर्ड लॉ। आर्चरी आ जाए तो तीरंदाजी भी इसी के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन है, बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है और एक फार्मूला। तो यदि बल की परिभाषा ये पूछता है, बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है, तो परिभाषा का जिक्र करेगा तो फर्स्ट लॉ से मिलती है। फर्स्ट लॉ क्या देता है भाई? फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स की क्या देता है भाई? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा। और भाई सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ क्या देता है? सेकंड लॉ देता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का क्या देता है? फार्मूला भाई। ये देगा सूत्र। ठीक है भाई। तो यहां पर आया विच लॉ द फॉर्म फ्रॉम विच लॉ द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑब्टेन। तो सेकंड लॉ भाई, सेकंड लॉ। जैसे देखो, मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है भाई? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर? देखो, ये चेंज आएगा, E बराबर है m। इसको चेंज करेंगे तो भाई dv बाई dt आ जाएगा। और dv बाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो यहाँ पर P क्या किस में बदल जाएगा? F बराबर है m इंटू ये dv बाई dt हो गया एक्सीलरेशन, और m गुणा एक इसका फार्मूला बन गया फोर्स का। तो यहाँ से इस प्रकार से ये फार्मूला हमें मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गति के किस नियम के कारण दरी को पीटने पर रेत के कण झड़ते हैं? ड्यू टू विच लॉ ऑफ मोशन सैंड पार्टिकल्स फॉल आउट व्हेन द कारपेट इज बिटन? तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा या चौथा नियम भाई? तो देखो, जब दरी होती है, दरी रेस्ट पोजीशन में है, उसके ऊपर हम डंडा मारेंगे तो वो मोशन के अंदर आएगी, और जो सैंड पार्टिकल है वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो नीचे झड़ जाते हैं भाई। तो इसके अंदर आएगा हमारा पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला प्रश्न आ गया हमारा क्वेश्चन, निम्न में से सर्वत्र गुरुत्व नियतांक का मान बताइए। सर्वत्र गुरुत्व नियतांक क्या होता है भाई? ये मान के चलो हमारी अर्थ है, और ये क्या है? मून है। इसके बीच में ये इनका सेंटर हो गया, ये बीच की डिस्टेंस r हो गई, ये कैपिटल M है और ये m है। तो भाई दो, जो कोई भी पिंड है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी है और चांद है, इन दोनों के बीच में भी एक ताकत लगी हुई है, एक खिंचाव बना हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं?
उसी को हम कहते हैं भाई इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक ग्रेविटी लगती है हमारी अर्थ के ऊपर, स्मॉल जी उसकी वैल्यू होती है, और ये होता है भाई कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो क्या रहेगी 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा भाई, ये बिल्कुल सही है। ये देखो इसमें पजल नहीं होना है, बाकी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ भी माइनस लगा हुआ है और इसके अंदर माइनस नहीं है। तो इसके अंदर नहीं आएगा माइनस, क्योंकि जो वेट होता है वो ऊपर जाएगा भाई, मास मास ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा भाई किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर जी का मान बताइए। तो अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है भाई वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी लगती है भाई ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पलायन वेग क्या होता है, यदि कोई भी चीज, ये एस्केप वेलोसिटी होती है, मान के चलिए मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, तो मैं किस पावर के साथ इसको ऊपर फेंकूं कि ये कभी भी वापस नीचे ना आए। और किसी भी एक ऐसी वेलोसिटी जिसके द्वारा हम किसी चीज को अंतरिक्ष के अंदर भेज देते हैं और वो वापस नहीं आती है, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो अर्थ का कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है मून का भाई, और ये नहीं होते हैं। तो ये किसका हो गया, ये अर्थ का हो गया, ये हमारा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्व पृथ्वी के किस भाग पर होता है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज द हाईएस्ट ग्रेविटी। तो भाई अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी होती है कौन से भाग पर सबसे ज्यादा होती है, मध्य में बिल्कुल नहीं, ध्रुवों पर, यस। तो ध्रुवों के ऊपर देखो, अपनी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, ओवल शेप है भाई, अंडाकार है। तो ये हो गए पोल, ये हो गए पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये सेंटर हो गया। तो जब नीचे से, जब सरफेस से हम नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, लेकिन सेंटर पर कितनी होगी, 0 होगी भाई। सेंटर से यदि ऊपर जाते हैं तो बढ़ेगी, और ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर है हमारी, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर कम होता है सबसे, और जो ध्रुव होते हैं भाई ये, इनके ऊपर मैक्सिमम होता है। तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, यही बात इसने पूछी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान बताओ भाई। तो पृथ्वी का जो केंद्र है, मैंने अभी बताया था आपको, पृथ्वी का जो केंद्र है इसके ऊपर 0 होती है ग्रेविटी की वैल्यू। इसके ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है भाई, 0 होती है, शून्य होता है भाई। तो पृथ्वी के केंद्र पर कितना रहेगा, शून्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान बताइए। तो देखो अभी मैंने समझाया था, फिर से बता देता हूं, ये अर्थ हो गई और ये इसके क्या हो गए, पोल हो गए। तो ये सरफेस है, जब इससे ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, तो कम होता है, डिक्रीज होता है, इसके ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भू उपग्रह जियो सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, एट व्हाट हाइट आर अर्थ सैटेलाइट्स प्लेस्ड। तो इसके अंदर आएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जियो सैटेलाइट जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। ये अर्थ हो गई हमारी, ये अर्थ हो गई, ये पोल हो गए। तो यहाँ से जो चक्कर काटते हैं अर्थ के चारों तरफ से, ये भी लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं पृथ्वी का चक्कर काटने में। तो भाई ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। ये मौसम की जानकारी देते हैं, और जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, जैसे मोबाइल फोन का नेटवर्क है, टीवी है, और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह सभी इसी के द्वारा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 120 किलोग्राम है, ध्यान से सुनना भाई। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 120 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 120 kg, व्हाट इज इट्स मास ऑन द मून। तो मास नेवर बी चेंज, मास हर जगह पर एक समान रहता है। तो कितना रहेगा भाई, 120 किलोग्राम। यदि ये वजन देता तो 1/6 करते हम, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेयर में 1/6 हो। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 120 किलोग्राम। अगला है, दो पिंडों के मध्य यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कोई भी दो पिंड हैं,
कोई भी दो पिंड हैं, जैसे ये दो पिंड हैं कोई भी, इनके बीच में यदि ये डिस्टेंस आर है ये बढ़ा दी जाए, ये पहले यहाँ पर रखे हैं फिर ये यहाँ पर रख दिए जाएं, तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी फोर्स जो है या ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। दूरी जितनी बढ़ेगी उतना घटेगा, पास लेके आएंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को किस वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए कि वह वापस पृथ्वी पर न आए। तो मैंने पहले बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको बोलेंगे हम पलायन वेग भाई, एस्केप वेलोसिटी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर जाए तो उसमें उपस्थित व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लिफ्ट है, लिफ्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखो, वेट का जो फार्मूला होता है m इंटू जी होता है भाई, m इंटू जी होता है। और इसके अंदर जो लिफ्ट वाली इक्वेशन होती है वो होती है m जी प्लस माइनस ए। तो देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ऊपर जाए या नीचे आए की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो एक्चुअल जो हमारा मास होगा वो हो जाएगा एम जी प्लस, ऊपर जा रही है तो भाई जीरो, तो ये एक्चुअल मास ही तो होगा। W इज इक्वल टू एम जी, तो एक्चुअल मास है, मैंने अभी बताया था ये यहाँ पे। तो इसके मास पर कोई भी, इसके मास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भाई समान रहेगा। यदि लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है तो वेट हमारा जीरो हो जाएगा, और एक्सीलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए नीचे आने में तो उसमें नेगेटिव मास हो जाता है और नेगेटिव वेट हो जाता है, और नेगेटिव यदि वजन हो गया तो भाई उसके अंदर लिफ्ट में हम ऊपर चिपक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के वेग या गति से संबंधित नियम किसने दिए। हु गेव द लॉ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द प्लेनेट। तो रदरफोर्ड ने, केपलर ने, जोसेफ ने, कोई नहीं। तो भाई इसके अंदर आएगा केपलर। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए भाई, ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है भाई सूर्य का, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो नियम किसने दिए थे, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व की अपेक्षा कितना है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्व है, जो भी ग्रेविटी अर्थ की है, उसका 1/6 आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ढूंढिए भाई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1/6 होता है मेरे भाई। यदि देखो पृथ्वी पर किसी चीज का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 10 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा। अगला है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई छांटिए, सिलेक्ट द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। तो भाई साउंड इंटेंसिटी हमेशा डेसिबल के अंदर मापी जाती है, डेसिबल के अंदर भाई। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। और ह्यूमन ईयर के लिए पर्टिकुलर जो डेसिबल रेट है वो कितना रहेगा, 45 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेसिबल का उपयुक्त चिन्ह छाटिए। ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो डी बड़ा बी बड़ा नहीं, ये कैपिटल आएंगे नहीं आएंगे, तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, देखो इसके अंदर आएगा डी स्मॉल आएगा और बी कैसा आएगा, कैपिटल आएगा भाई। इसके अंदर ये सिंबल हमारा आएगा, इसके अंदर डी छोटा आता है और बी बड़ा आता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रासर्वे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक की मोर देन 70 के एच जेड, या इसका मतलब है 20,000 एच जेड, 20,000 एच जेड से ज्यादा होती है भाई। तो 20 के एच जेड से ज्यादा होती है, तो ये कर देंगे भाई हम टिक, 20 के एच जेड से ज्यादा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई। देखो 20 एच जेड से कम हो, 20 एच जेड से यदि कम होती है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो इंफ्रासोनिक हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है, मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो मानव कान जो होता है, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आ जाएगा 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच में, यहां तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि खाली स्थान में गमन कर सकती है, साउंड कैन ट्रेवल इन। केवल ठोस में बिल्कुल जा सकती है, ठोस में, द्रव के अंदर भी, गैस में भी, ये सभी। साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। ध्वनि को गमन करने के लिए एक किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की। माध्यम मतलब जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स हो। तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, बाकी सभी के अंदर करेगी। मैक्सिमम किसके अंदर करेगी भाई, सॉलिड के अंदर करेगी भाई। अगला क्वेश्चन आता है,
मानव कान में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? हाउ लॉन्ग डू द echoes ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ईयर? तो भाई ह्यूमन ईयर के अंदर आएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड के अंदर जो भी हम बोलते हैं वो ध्वनि रुकती है। आई के अंदर आई परसिस्टेंस यदि ये पूछता है तो 1/16 सेकेंड आएगा, 1/16 सेकेंड आएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा आंसर भाई 1/10 सेकेंड ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की सर्वाधिक गति निम्न में से किस माध्यम में होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट? तो भाई स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट बतानी है। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है? तो ध्वनि की सर्वाधिक गति अभी बताया था मैंने, ठोस के अंदर होती है भाई। 48 क्वेश्चन आ गया। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल, सतही, सुपरफिशियल, कोई नहीं। तो इसके अंदर आएगा लॉन्गिट्यूडनल। मैक्सिमम जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स भी कोई कोई साउंड वेव हो सकती है, लेकिन मेन यहां पर क्या आएगा भाई? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। अगला आता है, सोनार में किन ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है? विच साउंड वेव आर यूज्ड इन सोनार? तो इसके अंदर आएगा भाई परासर्वे। क्या आएगा? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का यूज होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट? स्टील, लोहा, तांबा, चांदी। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा स्टील भाई। यदि यहाँ पर एल्यूमिनियम होता तो वो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बनता, लेकिन इसने दिया क्या है? इसने ऑप्शन में इनके अकॉर्डिंग स्टील दिया है, तो इसी पर हम टिक करेंगे। तो आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। और भाई जिन बच्चों का एग्जाम 22 तारीख का है, 22 अप्रैल का है, वो अपनी एक भी मिनट वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।